हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 3 टॉपिक्स। हम ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट इज सेल इंजरी, सेकंड वन इज़ नेक्रोसिस एंड थर्ड वन इज़ गैंग्रीन। सो 3 पैथोलॉजी के टॉपिक्स हम एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आई दिस वीड लाइक दीज ऑल टॉपिक्स आर कनेक्टेड, सो आई होप यू जस्ट enjoy दिस वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेल इंजरी क्या होता है? जो सेल जो होती है हमारी, जो सेल जो है वो कॉमनली एक्सपोज हो जाती है हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेस से। मतलब सेल स्ट्रेस से होती रहती है। सो द रिस्पॉन्स ऑफ द सेल, अगर कोई सेल का अंदर इंजरी या कुछ हुई और सेल का रेस्पॉन्स आ रहा है इंजरी की तरफ या स्ट्रेस की तरफ कि किस टाइप की इंजरीज एजेंट है, बेसिकली किस टाइप का, किस चीज़ ने इंजरी कॉज की है और क्या बेसिकली क्या टाइप की सेल इन्वॉल्व हुई है सेल इंजरी में। मतलब बेसिकली किस टाइप की सेल को इंजरी हुई है और किस चीज़ से इंजरी हुई है, ये सब जो है द फॉलोइंग चेंजेस जो है दिस टेक्स प्लेस, ये सब इसको हम सेल इंजरी कहते हैं, सेल इंजरी। और द फॉलोइंग चेंजेस जो है वो द टेक प्लेस, द फॉलोइंग चेंजेस द टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। क्या क्या चेंजेस होते हैं? सो सेल जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली एट्रोफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेल के अंदर आपको एट्रोफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑल्सो पोस्ट इंजरी देखने को मिलती है। पोस्ट इंजरी रेसिडुअल अफेक्ट, इंजरी होने के बाद रेसिडुअल कुछ अफेक्ट्स रह जाते हैं, रेसिडुअल अफेक्ट वो परसिस्ट, जैसे सम सेल्यूलर चेंजेस हो गए। ऑल्सो इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा ऑफ नॉर्मली एबनॉर्मल सब्सटेंसेस का या पिगमेंट्स का, अगर इंट्रासेल के अंदर जो है एक्यूमुलेशन होता चल जाएगा पिगमेंट्स का। ऑल्सो जो सेल जो है इट में अंडरगो कंप्लीट रिकवरी, सेल जो है सेल की कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। सेल जो है वो इट में डाई ऑल्सो, सेल की कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है, सेल मर भी सकते हैं। तो ये सब सेल इंजरी में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इफ वी सी द मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, देखिए इंजरी की, इंजरी कितने टाइप्स की होती है। तो रिवर्सिबल इंजरी होती है वो इंजरी जो रिट्रोग्रेसिव चेंजेस और डिग्रेडेशन, मतलब रिवर्सिबल हो जाती है, वो सही हो सकती है। और दूसरी आती है इरिवर्सिबल इंजरी, फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस। उसके अलावा आफ्टर इफेक्ट ऑफ नेक्रोसिस क्या होते हैं, जिसको गैंग्रीन एंड कैल्सिफिकेशन। गैंग्रीन हम देखेंगे इसी वीडियो में, ऑल्सो कैल्सिफिकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम जिसको डिटेल में देखने वाले हैं कैल्सिफिकेशन को। एंड ऑल्सो देर इज अ प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस देखते हैं। एपोप्टोसिस का मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस। रेसिडुअल अफेक्ट जो है रेसिडुअल्स हम सेल्यूलर अल्टरेशंस, गैंग्रीन, मेटाबॉलिज्म, इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, ये सब रेसिडुअल अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे गैंग्रीन, मेटाबॉलिज्म हो गया और इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन हो गए, ये सब हमारे रेसिडुअल अफेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम देखें ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। बेसिकली कॉजेज ऑफ सेल इंजरी किस वजह से हो सकती है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ द सेल इंजरी, ईटियोलॉजी ऑफ द सेल इंजरी। 2 टाइप की ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। जो सेल इंजरी है वो हमारी जेनेटिकली भी हो सकती है, मतलब बर्थ से, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जीन्स। ऑल्सो हम वो अलग से कोई बाहर कोई चीज़ है उसके हमें इंजरी हो गई सेल को, तो एक्वायर्ड भी हो सकती है। हम जेनेटिक देखते हैं अगर डिटेल में, तो जेनेटिक जैसे डेवलपमेंटल डिफेक्ट, फॉर एग्जांपल इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गई, मतलब IUT इंट्रा यूट्राइन में ही डेथ हो गई, इसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, माल फॉर्मेशन हो गया, तो ये जेनेटिक चीज़ें हो गई। साइटोजेनेटिक डिफेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीप्लॉइडी, जो हम साइटो सेल के लेवल पर अगर हम देखें तो सेल के लेवल पर कुछ डिफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीप्लॉइडी, आपने पढ़े होंगे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, एन्यूप्लॉइडी कंडीशंस। सो पॉलीप्लॉइडी जो है मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एन्यूप्लॉइडी हो सकता है एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल, सिंपल जीन डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप देखने को मिल सकता है, डायबिटीज मेलाइटस, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा। ये सब हमारे हो गए जेनेटिक। एक्वायर्ड में क्या आएगा, एक्वायर्ड में वी हैव हाइपोक्सिक या एस्टिमिक एनीमिया। हाइपोक्सिया हो सकता है आपको, एस्टिमिक एनीमिया हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी होगा। तो मतलब ये सब हमने जेनेटिक हमने ये देखे। अब एक्वायर्ड, अब बाहर से आपके सेल डेथ हो रही है, सेल की इंजरी हो रही है, क्या रीज़न हो सकता है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिला प्रॉपर, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाइपोक्सिक कंडीशन हो गई। एस्ट्रीमिया, सेल डेथ, टिश्यू सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंची, एनीमिया, खून की कमी, ऑल दीज लीड्स टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सो दिस इज एस्टीमिया। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई उस ब्लड की, हीमो, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा। फिजिकल एजेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, जो हम बाहर से हमें जो एक्वायर्ड इंजरी हो रही है हमको, तो फिजिकल एजेंट्स फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा, एक्सीडेंट, आप गिर गए, ट्रॉमा हो गया कुछ, तो वो सब चीज़ें मैकेनिकल इंजरी हो गई।
थर्मल इंजरी फॉर एग्जांपल आपको कहीं जल गया, आपको स्किन पे कहीं जल गया, हीट बर्न हो गया, कोई इलेक्ट्रिक शॉक वॉक लग गया आपको, तो वो थर्मल इंजरी हो गई। रेडिएशन फॉर एग्जांपल एक्सरे से इंजरी, गामा रेज, बीटा रेज, सो ये सब हमारी रेडिएशन के थ्रू इंजरी हो गई। केमिकल इंजरी हम देखें तो हमने फिजिकल इंजरी देखी। केमिकल इंजरी फॉर एग्जांपल किसी केमिकल की वजह से, फॉर एग्जांपल साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, साइनाइड की वजह से पॉइजन, साइनाइड पॉइजनिंग, मर्क्यूरी की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये सब। एसिड एल्कली इंजरी देखें, एसिड या एल्कली की वजह से हो सकता है। पॉल्यूटेंट, अल्कोहल, ड्रग्स की वजह से, जैसे ड्रग्स कोई देता है ना, ड्रग्स टॉक्सिसिटी, आपने फार्मा में पढ़ा होगा, ड्रग्स की टॉक्सिसिटी की वजह से इंजरी हो सकती है। माइक्रोबियल एजेंट्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट इन्फेक्शन, ये सब आपके माइक्रोबियल एजेंट्स है, ये आपके इंजरी कॉज कर सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम की वजह से, फॉर एग्जांपल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जब आपकी एलर्जिक रिएक्शंस होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, वो इन्वॉल्व हो सकती है इसके अंदर। ऑल्सो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस, एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो शॉक रखते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक, ऑटो इम्यून डिजीजेज, न्यूट्रिशनल डिजीज, नो कॉजेज फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, न्यूट्रिशनल जैसे मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो गई बॉडी में, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और ये सब की कमी हो गई आप में, तो न्यूट्रिशनल रीजंस हो गए, इम्यूनिटी कम हो गई, एंड अल्टीमेटली इट लीड टू द डेथ। ऑल्सो हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, एजिंग, तो ये सब हमारे जो सेल इंजरी, सेल डेथ जो है, जो बेसिकली सेल की इंजरी हो रही है, इट लीड टू इम्यून सिस्टम वीक होगा एंड अल्टीमेटली ड्यू टू द सेल इंजरी। एजिंग ऑल्सो फैक्टर जो है हमारे एजिंग अफेक्ट करते हैं। ऑल्सो जो फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ द इंजरी, क्या क्या फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल टाइप हो गए, स्टेटस, ड्यूरेशन हो गया, सीवियरिटी ऑफ द इंजीरियस एजेंट, adaptability of the target cell, morphological types of injury. Next here is a dental injury due to drugs and chemical. हाँ, we are a dental students, so dental आपको क्या देखना है कि dental में आपको importance क्या है, dental injury, dental में क्या injury हो रही है due to drugs और chemicals, drugs और chemicals की वजह से dental में आपकी क्या injury हो सकती है। तो ड्रग्स जैसे डायलेट इन सोडियम, जो सोडियम डायलेट इन सोडियम, ये जो होता है हमारे फाइब्रस हाइपरप्लेशिया कॉज करता है जिंजाइवा का। डायलेट इन सोडियम जो है हाइपरप्लेशिया कॉज करता है जिंजाइवा का, फाइब्रस हाइपरप्लेशिया। साइक्लोस्पोरिन जो होता है इट कॉजेज अ जनरलाइज जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया। जो डायलेट इन सोडियम है वो आपके फाइब्रस हाइपरप्लेशिया कॉज करेगा जिंजाइवा का। ऑल्सो जो साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन सो फेमस, आपने नाम सुना होगा, साइक्लोस्पोरिन इट कॉजेज द जनरलाइज जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया। ये जनरलाइज ऑल ओवर जिंजाइवा में हाइपरप्लेशिया कॉज करेगा एंड द पेरी ओरल हाइपरप्लेशिया। जो निफेडिफिन है इट कॉजेज अ जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया, निफेडिफिन आपकी जिंजाइवल हाइपरप्लेशिया कॉज करेगा। टेट्रासाइक्लिन कॉजेज ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ, टेट्रासाइक्लिन कॉजेज ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। ऑल्सो जो थेरेप्टिक है, कीमोथेरेप्टिक एजेंट, जो जैसे वो स्टोमेटाइटिस, जो कीमोथेरेपी केमिकल्स के थ्रू आपके जो थेरेपिक एजेंट्स होते हैं वो आपके स्टोमेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, अल्सरेशन कॉज कर सकते हैं, हेमरेज कर सकते हैं, और ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। केमिकल्स इफ वी सी, तो केमिकल्स फॉर एग्जांपल एर्सेनिक इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ द ओरल कैविटी एंड सीवियर जिंजिवाइटिस। ऑल्सो लीड, एर्सेनिक हो गया हमारा केमिकल फॉर एग्जांपल एर्सेनिक इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी एंड सीवियर जिंजिवाइटिस। ऑल्सो देर इज़ अ लीड क्या होता है, इट कॉजेज द पेरीफेरल न्यूराइटिस। लीड जो होता है वो पेरीफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है, एनसेफेलाइटिस कॉज करता है, हाइपरक्रोनिक एनीमिया कॉज करता है, ग्रे एंड ब्लैक कलर जिंजाइवा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस लीड इन द सल्फाइड पिगमेंट्स, इट ऑल्सो कॉजेज इट। सिल्वर देखें तो सिल्वर क्या कॉज करता है, सिल्वर जो है इट कॉजेज द अमलगम टैटू। हमने पढ़ा होगा सिल्वर अमलगम टैटू जो होता है हमारे टीथ में जो होता है, तो बिकॉज ऑफ द हाई अमलगम रह जाता है वहाँ पे, तो कॉजेज अमलगम टैटू विच आर द स्लाइटली एलिवेटेड ब्लैक या ग्रे कलर के होते हैं, लीजन्स होते हैं जिंजाइवा में, और द बकल म्यूकोसा या फिर एल्वियोलर म्यूकोसा भी हो सकते हैं ड्यू टू द सिल्वर डिपोजिशन की वजह से। अब हम देखें व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी है किस तरह से काम करी, सेल में इंजरी हो रही है उसका मैकेनिज्म क्या है, क्या इस तरह से वो इंजरी हो रही है। तो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल स्टेजेस होती है एक इंजरी में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन जो परमेबिलिटी है वो चली जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, लॉस ऑफ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी वो लॉस हो जाएगी। मेम्ब्रेन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन में गेट अफेक्टेड, मेम्ब्रेन अफेक्ट हो सकती है ड्यू टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल।
ऑल्सो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल डिफेक्ट होगा। सबसे पहले आपकी सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चली जाएगी, फिर आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल डिफेक्ट होगा, फिर आपका एटीपी का डिप्लीकेशन होगा एंड डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस होगा, फिर उसके बाद आपका डिसरप्शन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और लाइसोसोमल डिफेक्ट देखें तो उसमें आपके सेलेक्टिव मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चली जाएगी ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ एटीपी एंड एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। ऑल्सो डैमेज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया विल अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हुआ तो सेल परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी। एटीपी डिप्लेशन होने लग जाएगा, डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस। इसकी वजह से सोडियम पंप जो है वो फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से एक बार सोडियम पंप ने काम करना बंद कर दिया तो सोडियम आयंस जो है वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और डिफ्यूजन होगा पोटेशियम का आउट ऑफ द सेल। सोडियम आयन का अंदर अंदर भरते जाएंगे और पोटेशियम बाहर डिफ्यूज होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स एंड ऑल्सो ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ द वाटर। फेलियर ऑफ द कैल्शियम पंप, जो कैल्शियम पंप अगर फेल हो गई इट लीड टू द डैमेज ऑफ द सेल्यूलर कंपोनेंट्स। अगर कैल्शियम पंप फेल हो गई तो उसकी वजह से कैल्शियम आयन नहीं आएंगे, लीड टू द डैमेज ऑफ द सेल्यूलर कंपोनेंट्स। डिसरप्शन हो गया अगर प्रोटीन सिंथेसिस का तो इट लीड टू द इरिवर्सिबल डैमेज हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम का। इंक्रीज रेट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, इट कॉजेज द लाइसोलाइसिस रेट बढ़ जाएगी, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इट कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ऑल्सो मिस होल्डिंग ऑफ प्रोटीन लीड टू द सेल इंजरी एंड द सेल डेथ। जितने ज़्यादा लार्जर नंबर ऑफ इंजूरियस एजेंट जो होंगे, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन, केमिकल, रेडिएशन, ये प्रोड्यूस करेंगे फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स का, जो अल्टीमेटली कॉज करेंगे सेल्यूलर डैमेज को। ऑल्सो नेक्स्ट वी सी द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं सेल्यूलर इंजरी में। सो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस। एक तो रिवर्सिबल चेंजेस आएंगे, इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगे। रिवर्सिबल इंजरी हम देखें तो रिवर्सिबल इंजरी क्या होता है, इफ़ द इस्चीमिया या हाइपोक्सिया जो होता है इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर इस्चीमिया या हाइपोक्सिया जो है वो कम टाइम के लिए है, मतलब आपकी जो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है या फिर हाइपोक्सिक कंडीशन हो रही है, वो कुछ समय के लिए ही है, तो अफेक्ट जो है वो रिवर्सिबल हो जाएंगे ड्यू टू रैपिड रिस्टोरेशन। क्योंकि अफेक्ट रिवर्सिबल होंगे कि आप वापस अगर उन चीज़ों को दोगे, वापस ऑक्सीजन की सप्लाई दोगे तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, वो चीज़ जो खराब हुई थी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, धीरे धीरे हील हो जाएगी वो। ऑफ द सर्कुलेशन विच मे बी सीन इन द कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एक्सेट्रा। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स दे कैरी रिवर्स। जो मेटाबॉलिज्म होता है और अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर रिवर्स अगर सर्कुलेशन को क्विकली रिस्टोर कर दिया गया। बेसिकली दे आर जो है वो दो टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। फर्स्ट इज द वैक्यूलर डीजनरेशन या हाइड्रोफिक जनरेशन। फर्स्ट देयर इज अ वैक्यूलर डीजनरेशन या फिर हाइड्रोफिक जनरेशन। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लग जाता है फ्लूइड का इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। अगर इफ देयर इज अगर सेल का एक्यूमुलेशन हो रहा है देन सेल जो है वो स्वेलन होने लग जाती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना सेल के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, काइंड ऑफ एडेमा हो जाता है। देन द सेल जो है वो स्वेलन होने जाती है ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू प्रोग्रेसिव वाटर क्लॉगिंग। अगर ये सब देखने को होता है, अगर हम इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखें तो क्या होगा, जो सेल्स अंदर देखोगे आप, पानी भर गया सेल्स में, अंदर फ्लूइड भर गया और वो पेल होने लग जाती है। सेल जो है वो पेल हो जाएंगे, फूली दिखेंगे आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे, वैक्यूलेटेड हो जाएंगे, वैक्यूल्स होंगे उसके अंदर, अल्ट्रा स्ट्रक्चरली देखें। और सेल जो है वो स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्लैबिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब देखने को मिलेगा आपको। वैक्यूलर डीजनरेशन होगा सबसे पहले, वैक्यूल डीजनरेशन होगा, हाइड्रोफिक चेंजेस मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, पानी फ्लूइड बढ़ जाएगा उसके अंदर। और फॉर एग्जांपल इसमें वायरल इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल हर्पी सिम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल जैसे वायरसेस होते हैं ना, जैसे हर्पी सिम्प्लेक्स या फिर वेरिसेला जोस्टर या हर्पीज जोस्टर, तो ऐसे वायरल इन्फेक्शंस के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो एपिडर्मल सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएंगी। एपिडर्मल सेल्स जो है, ऊपर की जो एपिडर्मिस जो सेल्स है वो स्वेलअप हो जाएंगी ड्यू टू हाइड्रोफिक चेंजेस इन द सेल। सेल के अंदर कुछ हाइड्रोफिक चेंजेस हुए, उसकी वजह से सेल स्वेलअप हो जाएंगे। एंड इफ नॉट ट्रीटेड, अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो प्रोग्रेस टू द नेक्रोसिस, सेल इंजरी हुई और इंजरी से परमानेंट टिश्यू की डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। सो दैट इज इंजरी अल्टीमेटली टू द नेक्रोसिस, दैट इज सेल की डेथ हो जाएगी।
और ये हमने देखे वैक्यूलर डिजनरेशन। उसके अलावा हमने इसमें दो चेंजेस हमको देखने बोलते टू टाइप के चेंजेस हमको देखने थे रिवर्सिबल में। सबसे पहले वैक्यूल डिजनरेशन हो जाएगा, हाइड्रोफेक मतलब एडेमा फ्लूइड हो जाएगा। हमने देखे कि रिवर्सिबल, जो चीज़ रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले आपको। एक तो वैक्यूलर डिजनरेशन होगा जिसको हम हाइड्रोफेक डिजनरेशन भी बोलेंगे। उसके अलावा ये फर्स्ट है। सेकेंड चेंज आएगा फैटी चेंज। फैटी चेंज में क्या आएगा, इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। फैटी चेंज में क्या होगा, आपके फैट जो है फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। सो फैटी चेन में क्या होगा, फैटी चेन में इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपके फैट का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। वो फैट का एक्यूमुलेशन होते होते फिर अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो सेल्स जो हैं अंदर वो स्वेल हो जाएंगे, एकदम फूल जाएंगे सेल्स। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे फैट की। क्योंकि हमने कहा ना फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप साइटोप्लाज्म को देखो तो आपको फैट की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगी। इट इज़ प्रोग्रेस, अगर वो प्रोग्रेस होता है या फिर अगर ये प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा ये, तो फैट के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है वो एक बड़ी लार्ज ग्लोब्यूल देखने को मिलेगा। एक बड़ी ड्रॉप बोलते हैं ना, ग्लोब्यूल ऑफ द फैट ड्रॉप, तो एक लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ द फैट बन जाएगा जो पुश कर देगा न्यूक्लियस टू द वन साइड। और वो फैट का ड्रॉपलेट इतना बड़ा हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस को उठा के फेंक देगा। लाइक बोलते हैं ना, न्यूक्लियस को साइड करके उसने साइड कर दिया, तो वो न्यूक्लियस को क्या करेगा, जो न्यूक्लियस को पुश कर देगा दूसरी तरफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैटी लिवर होता है, तो फैटी लिवर होता है ना, फैटी लिवर ड्यू टू एल्कोहल कंजम्पशन, लिवर कैरोसिस, लिवर जो होता है वो एनलार्ज और ग्रीजी ऑयली टाइप का ग्रीजी हो जाता है फैट डिपोजिशन की वजह से, टू टच एंड येलोइश इन कलर। ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। दिस इज ऑल द रिवर्सिबल। उसके अलावा हमारे पास है irreversible cell injury. So we have the irreversible cell injury. In this we see the severe injury, इसमें irreversible है, वो अब रिवर्स नहीं हो सकती वापस, वो चीज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। सो सीवियर इंजरी और परसिस्टेंट ऑफ द इस्टीमिया, ये हाइपोक्सिया जो होता है इसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल जो हैं ये चले जाते हैं, इन विच दे लीड टू द नेक्रोसिस, गैंग्रीन एंड एपोप्टोसिस। टू एसेंशियल फिनोमेना जो ऑलवेज डिस्टिंग्विश इरिवर्सिबल फ्रॉम द रिवर्सिबल इंजरी। दो एसेंशियल फिनोमेना है जो डिस्टिंग्विश करते हैं इरिवर्सिबल फ्रॉम द रिवर्सिबल इंजरी। क्या है ये, बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ द सेल की इनएबिलिटी की टू वो रिवर्स कर पाए माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को। ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ द रीऑक्सीजनेशन, सेल की इनएबिलिटी कि सेल्स इनेबल हैं कि मतलब दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू रिवर्स द माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। एक बार माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्फंक्शन हो गया सो फिर वो रिवर्सिबल, सेल इतना कैपेबल नहीं है कि वो उसको वापस सही कर सके, या फिर द रीपरफ्यूजन ऑफ द रीऑक्सीजनेशन के लिए सेल कैपेबल नहीं है। ऑल्सो द डिस्टर्बेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन जिस तरह से काम कर रही है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इन जनरल नॉर्मली उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पर्टिकुलर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। इन एडिशन देयर इज अ इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। तो एडिशन में देयर इज कॉन्टिन्यूस डिप्लेशन होता रहता है प्रोटीन का, लीकेज, लाइसोसोमल एंजाइम इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्स्टेंटली जो प्रोटीन्स है उनका डीजनरेशन, प्रोटीन्स डिप्लेशन, प्रोटीन्स बढ़ते रहते हैं साइटोप्लाज्म का। आप देखोगे तो लाइसोसोमल एंजाइम, जो लाइसोसोम के टॉक्सिक एंजाइम्स होते हैं वो सब उनका लीकेज होता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। रिड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच, रिड्यूस फर्दर रिडक्शन इन द एटीपी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है हमको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। इन इरिवर्सिबल इंजरी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं ये जो है रिवर्ट बैक नहीं करते नॉर्मल की तरफ, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द इंजूरियस एजेंट। एक बार हमने इंजूरियस एजेंट को रिमूव भी कर दिया, जो सेल डेथ है दैट इज द सेल डेथ, इट में लीड टू द नेक्रोसिस हो सकता है, गैंग्रीन, एपोप्टोसिस। अगर देयर इज एक्सटेंसिव डैमेज हो जाएगा सेल को या सेल मेम्ब्रेन को, वैक्यूलाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एटीपी नहीं बन पाएगा बेसिकली बॉडी में। अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ द सेल, तो एटीपी नहीं बन पाएगा प्रॉपर्ली, नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, सेल इंजर्ड हो जाएगी। इंजरी के बाद अगर बहुत टाइम तक उसको वही कंडीशन रही तो सेल डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस results from enzymatic digestion of the cell. It occurs due to the liberation of the enzyme which is present in its own lysosome is called autolysis. And जो इंट्रासेल्यूलर चेंजेस होते हैं
सो इंट्रासेल्युलर चेंजेस जो है वो क्या क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डिसफंक्शन हो गया, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया वो ढंग से काम नहीं कर रहा, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिसफंक्शन हो गया, मेम्ब्रेन जो हो गई, मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, ऑल्सो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया की डैमेज हो गई, आपकी मेन मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म है उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। तो ये सब कुछ इंट्रासेल्युलर चेंजेस है, तो आपको सेल के अंदर ये सब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इनकी वजह से कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और सेल अब डेथ हम देख लें तो कितने टाइप की सेल डेथ होती है। अब सेल डेथ, सेल इंजर हो गई, इंजर होने के बाद बेसिकली सेल को थोड़ा चोट लग गई, फिर वो इंजर्ड होकर उसकी डेथ भी हो सकती है। सो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, ऑटोलाइसिस, सेल की डेथ कितने टाइप की होगी। सो सेल की डेथ अलग अलग टाइप से हो सकती है। एक तो ऑटोलाइसिस हो सकता है जो सेल डाइजेस्ट कर गई, तो सेल डाइजेशन हो गया, सेल डाइजेस्ट हो गई, काइंड ऑफ फेगोसाइटोसिस, सेल डाइजेशन हो गया। फिर उसके अलावा आती है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, इंजूरियस एजेंट जो ऐसे इंजरी कॉज करे ना, चाहे वो बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो, चाहे वो जेनेटिकली इंजूरियस हो या फिर वो हमके एक्वायर्ड हो, कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हो, सब उनकी वजह से कोई डेथ इंजरी हो रही है, आपको इंजरी से अल्टीमेटली आपकी डेथ हो रही है, तो वो नेक्रोसिस हो गया कि इंजरी की वजह से डेथ बाय द इंजीरियस एजेंट्स की वजह से। उसके अलावा एपोप्टोसिस आता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ, जो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कॉजेज होते हैं कि डेथ्स आपकी सेल डेथ किस किस कारणों की वजह से हो सकती है आपके। तो दोज आर द थिंग्स। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर चेंजेस, द न्यूक्लियर चेंजेस जो होते हैं वो पैथोजीनोमोनिक होते हैं ऑफ द नेक्रोसिस। न्यूक्लियस जो होता है वो धीरे धीरे श्रंक होने लगता है, श्रंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा और उसका कलर चला जाएगा, हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पिक्नोसिस। पिक्नोसिस क्या होता है, वही कंडीशन जिसमें न्यूक्लियस जो है बेसिकली श्रंक होने लगता है, सिकड़ने लगता है, छोटा हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका कलर जो है वो कलर चला जाएगा, उसका पिक्नोसिस बोलेंगे इस प्रोसेस को। तो क्रोमेटिन जो है वो बिकम क्लम्प्ड, तो क्रोमेटिन जो है वो क्लम्प्ड हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। डीएनए जो है, डीएनए फ्रेगमेंट्स में आ जाएगा, डीएनए जो है पूरा सीक्वेंस उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन जाएगा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और बाइंड कर लेगा हीमेटोजाइलिन स्टेन से, जो एच स्टेन होता है आपका, उससे बाइंड करेगा और बिकम डार्कर कलर का, हाइपरक्रोमेटिक हो जाएगा डीएनए। एपिक्नोटिक न्यूक्लियस, जो एपिक्नोटिक न्यूक्लियस हमने बोला ना, ये न्यूक्लियस जिसके श्रंकन स्मॉल हाइपोक्रोमिक हो गया, ये पिक्नोसिस हो गया। जो एपिक्नोटिक न्यूक्लियस है वो ब्रेकअप हो जाएगा इनटू फ्रेगमेंट। जो सही न्यूक्लियस है आपका, जो बिना ऐसी कंडीशन वाला जो नॉर्मल न्यूक्लियस है, एपिक्नोटिक न्यूक्लियस है, वो ब्रेकअप हो जाएगा इनटू द फ्रेगमेंट्स। वो फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, कैरियोरेक्सिस। पहले आपने देखा पिक्नोसिस होता है, फिर कैरियोरेक्सिस भी देखने को मिलता है आपको। कैरियोरेक्सिस मतलब जो एपिक्नोटिक न्यूक्लियस है वो ब्रेकअप हो जाएगा फ्रेगमेंट्स के अंदर, ऑल्सो उसके अंदर इट इज कॉल्ड एज कैरियोरेक्सिस। और फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस जो है वो स्लोली फेड होगा, वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया और उसके छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फेड अप हो जाएंगे धीरे धीरे टाइम के साथ और अल्टीमेटली गायब हो जाएंगे। सो द फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस धीरे धीरे फेड अप हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएंगे। ये हमने देखे कुछ न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये न्यूक्लियर लेवल पे चेंजेस देखे हमने। फिर हमारे देखेंगे साइटोप्लाज्म के लेवल पे क्या चेंजेस आएंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है वो डेंस पिंक हो जाएगा, इओसिनोफिलिक हो जाएगा। साइटोप्लाज्म पिंकिश कलर का होगा, डेंस पिंक हो जाएगा, इओसिनोफिलिक, ड्यू टू इंक्रीज बाइंडिंग हो जाएगा इओसिन के साथ, साइटोप्लाज्म बाइंड करेगा इओसिन से, दैट्स वाई इंक्रीज डेंस पिंक कलर हो जाएगा ड्यू टू डीनेचर्ड इंट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। जो साइटोप्लाज्म है वो होमोजीनियस हो जाएगा एंड द ग्लासी। साइटोप्लाज्म पूरा आपको एकदम होमोजीनियस एक जैसा पिंकिश पिंकिश ग्लासी ग्लॉसी दिखेगा आपको। द वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स आर सीन इन साइटोप्लाज्म व्हिच अपीयर्स एज मोथ ईटन। फाइनली जो नेक्रोस सेल है, फाइनली जो सेल है उसकी जो डेथ हो चुकी है वो कन्वर्टेड हो जाएगी इनटू द फिंकिज्म मास्ड कॉल्ड द माइलिन फिगर। वो फिंकिन माइक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम माइलिन फिगर बोलते हैं। सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द सेल इंजरी। ये हमने देखा सेल इंजरी। ऑल्सो हमको इसके अंदर डिस्कस करना है अबाउट द नेक्रोसिस। सेल इंजरी हमने देख ली, सेल इंजरी के बाद हमको देखना है नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस क्या होता है। सो नेक्रोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोकल डेथ एंड डिहाइड्रेशन ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज जो है उनकी फोकल पर्टिकुलर उस एरिया में डेथ हो गई और टिश्यूज का डिहाइड्रेशन हो गया बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अकम्पनाइड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। आपको ये डेफिनेशन इस वे में इस वे में याद करना है कि सबसे पहले आपकी टिश्यूज वगैरह है उनकी डेथ हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया टिश्यूज का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वजह से। फिर वो फॉलोड क्या होता है, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देखने को मिलती है। ये सब है नेक्रोसिस के अंदर। उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। याद रखिएगा मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको बोला था कि
जब मैंने आपको एपोप्टोसिस पढ़ाया था, तो एपोप्टोसिस मैंने आपको बोला था कि डजेंट इंड्यूस एनी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो वो पॉइंट उसमें जब एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होती, जबकि इट इज़ फॉलोड बाय, याद रखिएगा जब टिश्यू की डेथ हुई है, नेक्रोसिस जब कंडीशन हुई है, तो आपको इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगी। सो इट इज़ अकम्पनाइड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस जो होता है उसका पिक्नोसिस होता है, न्यूक्लियस पिक्नोसिस बोले तो उसमें श्रिंक होने लग जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल हो जाता है, कैरियोलाइसिस होने लग जाता है। कैरियोलाइसिस बेसिकली जो क्रोमेटिन का मटेरियल है वो डिसोल्यूशन होने लग जाता है, फिर अल्टीमेटली कैरियोरेक्सिस होता है कि न्यूक्लियर जो है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो अल्टीमेटली बाद में डिसअपियर हो जाएगा। सो ये नेक्रोसिस में देखने को मिलता है, पिग्नोसिस, कैरियोलाइसिस एंड कैरियोरेक्सिस। साइटोप्लाज्म चेंजेस देखें तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो होमोजीनियस और इओसिनोफिलिक हो जाता है, क्योंकि वो बेसोफिलिया जो होता है, जो आरएनए से आए हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। अब नेक्रोसिस देखें तो नेक्रोसिस भी अलग अलग नहीं है कि सेल की डेथ हो गई, तो नेक्रोसिस भी अलग अलग टाइप का होता है। बेसिकली हम देखें तो 6 टाइप के नेक्रोसिस होता है। सो पहला आता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड मसल नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड मसल नेक्रोसिस। सो सबसे पहले हम देखें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है किस वजह से होता है? इट कॉजेज और इस्चीमिया हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं? ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, स्प्लीन, ये सब इससे अफेक्ट हो सकते हैं। दिखने में कैसा होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है तो क्या सा दिख रहा है, क्या हो रहा है? ग्रॉस अपीयरेंस अगर हम देखें तो उसके अंदर जो ऑर्गन होता है वो पेल येलो कलर का। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में ऑर्गन पेल येलो, सॉफ्ट फिल्म हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा। माइक्रोस्कोपी के लिए देखें तो आउटलाइन ऑफ द सेल्स, जो सेल्स की आउटलाइन होती है वो रिटेन हो जाएगी। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स जो होती है वो चली जाएंगी, और उनका इनफिल्ट्रेशन और द इन्फ्लेमेशन सेल देखने को मिलेगा। नेक्रोस सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, जो सेल्स है जिसके अंदर नेक्रोसिस हुआ है वो स्वॉलन अप हो जाएंगे, इओसिनोफिलिक हो जाएंगे अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर चेंजेस। एग्जांपल रीनल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन एक्सेट्रा। तो बेसिक प्रोसेस जो होते हैं, बेसिक प्रोसेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल द सेल प्रोटीन एज वेल एज एंजाइम्स जो होते हैं उनका डीजनरेशन हो जाएगा। सेल प्रोटीन एज वेल एज जो एंजाइम प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाएगा, ब्लॉक करेगा प्रोटियोलाइसिस को। हैंड जो सेल आउटलाइन जो है वो सेल की आउटलाइन तो प्रिजर्व रहेगी आपकी, और सेल जो है लेटर ऑन फेगोसाइट हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। ये हमारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया आपका। सो कोएगुलेटिव कोएगुलेशन बोलते हैं ना, कोएगुलेशन नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव ब्लड क्लॉट हो जाना, क्लॉटिंग। तो इस्चीमिया, आपकी ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो गई, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, क्लॉट बन गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, केमिकल एजेंट्स हो गए, तो वो सब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर आता है। उसके अलावा हमको देखना है नेक्स्ट लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव जैसे नाम आ रहा है, लिक्विफेक्शन रिलेटेड टू वाटर, फ्लूइडी समथिंग। तो इसके अंदर क्या होता है? कॉजेज और इस्चीमिया, बेसिकली टिश्यू को सप्लाई नहीं पहुंची ऑक्सीजन की, ब्लड की, एंड बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन। ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होते हैं इसके अंदर? सो ऑर्गन्स विच आर अफेक्टेड आर ब्रेन एंड एप्सिस कैविटी। कैसा दिखता है? लिक्विड ग्रॉस अपीयरेंस, जो ऑर्गन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, दिखने में सॉफ्ट होता है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस तो सॉफ्ट हुआ है, लिक्विफाइड होता है, काइंड ऑफ पानी भर जाता है ना, लिक्विफाइड हो जाता है, तो लिक्विफाइड हो जाता है, सेंटर फिल्ड हो जाता है, सेंटर फिल्ड विद नेक्रोटिक डेब्रीज। उसके अंदर नेक्रोटिक डेब्रीज फिल्ड हो जाती हैं, पस जिसको बोलते हैं। इट अल्टीमेटली लीड टू द सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट बन जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे आप तो नेक्रोटिक डेब्रीज होने लगती है, मैक्रोफेजेस हो जाते हैं विद फेगोसाइटिस मटेरियल, कैपिलरीज, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। बेसिक प्रोसेस आप देखो तो सेल डाइजेशन होने लग जाता है। लिक्विफेक्शन किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से आपका लिक्विफेक्शन देखने को मिलता है। ये सब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस के बाद आता है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस जो है, केशियस नेक्रोसिस क्या होता है कि इस वजह से कि केशियस नेक्रोसिस जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है आपका, जो टीबी की वजह से जो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होते हैं ना, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस। ऑर्गन कौन से अफेक्ट होते हैं इसके अंदर? ऑर्गन्स अफेक्टेड आर द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लंग्स, लिम्फ नोड्स। ग्रॉस फीचर क्या होता है? जो टिश्यू है दिखने में उसमें, बाकी हमने देखा था टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है, इसके अंदर टिश्यू ड्राई भी हो जाता है काइंड ऑफ। तो गैशियस नेक्रोसिस में ड्राई टिश्यू हो जाएगा, चीज़ी टाइप का हो जाएगा, सॉफ्ट एंड ग्रेन्युलर इन अपीयरेंस, ऐसा लगे ग्रेन्यूल्स हो उस पे, तो ग्रेन्युलर अपीयरेंस हो जाएगा। माइक्रोस्कोपी के लिए आप देखें तो देयर इज केशियस हीरोइन होता है which is surrounded by the amorphous eosinophil granular debris, जो surrounded होते हैं further by the granulomatous inflammation and the Langerhans type of giant cells।
Basic process if we see, so there is coagulative and the liquefactive necrosis. Coagulative और liquefactive necrosis होता है due to polysaccharide present होते हैं कैप्सूल्स में ऑफ द ट्यूबरकल बेसिलाई, माइक्रोट्यूबरकल और ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद हमारे पास आएगा फैट नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। केशियस हीरोइन सब्सटेंस बेसिकली ना अमॉर्फस मास सब्सटेंस होता सराउंडेड होता है कि देयर इज अ केशियस हीरोइन विच इज सराउंडेड बाय द अमॉर्फस सब्सटेंसेस इओसिनोफिक ग्रैन्यूल्स एक्सेट्रा। ये सब हमको केशियस नेक्रोसिस में देखने को मिलता है। सो वो बेसिक प्रोसेस इसका इंपॉर्टेंट कि देयर इज अ कोएगुलेटिव और द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस विच इज ड्यू टू द पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल्स ऑफ द ट्यूबरकुलर बेसिलाई में। नेक्स्ट वी कम टू द फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या होता है, इस कॉजेज बाय द ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ऑर्गन जो अफेक्ट होते हैं जैसे पेनक्रियाज हो गए, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो गया, ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस हो गया ब्रेस्ट का, तो ये सब आते हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो होता है वो शो करता है नेक्रोटिक फैट सेल्स विच अपीयर एज द पेल आउटलाइन। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जो होता है वो नेक्रोटिक फैट सेल्स शो करते हैं विच अपीयर एज द पेल आउटलाइन सेल्स। दीज आर द एरियाज ऑफ द कैल्शियम डिपोजिशन। ये एरियाज होते हैं कैल्शियम डिपोजिशन के एंड द फोमी हिस्टोसाइट्स। जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होता है, इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो लाइपेज होता है, लाइपेज लीक आउट हो जाता है फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज। लाइपेज लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज और एक्ट करेगा फैट सेल्स के ऊपर, चेंजिंग इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स कंबाइंड विद द कैल्शियम। फैटी एसिड्स कंबाइन होंगे कैल्शियम से। जो फैटी एसिड्स कैल्शियम से कंबाइन होकर सैपोनिफिकेशन ऑफ द फैट, जो सोपीफाई हो जाता है ना, सोप जैसा अपीयरेंस होने लग जाता है, सैपोनिफिकेशन। आपने 8th 9th और 11th 12th में भी पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, फैट का सैपोनिफिकेशन विच इज़ चॉकी वाइट कलर का होने लग जाता है। सो ये सब आपको देखने को मिलेगा। फैटी एसिड्स जो कंबाइन होंगे कैल्शियम के साथ, और जो फैटी एसिड्स कैल्शियम के साथ कंबाइन होंगे एकदम सोप जैसा अपीयरेंस, साबुन के झाग होते हैं ना, एकदम ऐसा ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सैपोनिफिकेशन ऑफ द फैट विच इज़ अ चॉकी वाइट कलर का होता है। दिखने में कैसा होगा, येलो वाइटिश, और डिपॉजिट्स होने लगेंगे। ग्रॉस अपीयरेंस में ऐसा देखने को मिलेगा, सोप जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली फैट नेक्रोसिस में क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडी फैट सेल जो होंगी, जो एमॉर्फस ग्रेनुलर मटेरियल से सराउंडेड होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल देखने को मिलेंगी। तो ये सब आपको फैट नेक्रोसिस में देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा अभी कम टू द फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या होता है, कॉजेज बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन। फाइब्रिनॉइड जैसे बोलते हैं ना, फाइब्रिन का थ्रेड हो गया, वहाँ डिपोजिशन हो गया, क्लॉटिंग, तो फाइब्रिन का डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रिन लाइक मटेरियल। ऐसे फाइब्रिन जैसे मटेरियल का डिपोजिशन हो सकता है जो विच इज सीन इन द इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू इंजरी, फॉर एग्जांपल इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेज, आर्थस रिएक्शन। ये सब चीज़ों में आपको फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलता है। कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, ऑर्गन्स विच आर अफेक्टेड आर द ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं। किस तरह का ग्रॉस अपीयरेंस है, तो डिपोजिशन देखने को मिलता है इन द ब्लड वेसल। देयर इज अ डिपोजिशन सीन इन द वेसल वॉल, इम्यूनो कॉम्प्लेक्सेस एंड द एक्टिवेशन of the complements, and there is hemorrhage due to the rupture of the vessel. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बाय द ब्राइट इओसिनोफिलिक हाइलाइन लाइक मटेरियल। ब्राइट इओसिनोफिलिक हाइलाइन लाइक मटेरियल होता है जो डिपॉजिट हो जाता है आपकी वेसल्स की वॉल में और द ल्यूमिनल सर्फेसेस ऑफ द पेप्टिकल्स। लोकल हेमरेज देखने को मिल सकते हैं, अकर्स ऑल्सो ड्यू टू द रप्चर ऑफ द वेसल वॉल। बेसिक प्रोसेसेस क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा हमारे पास है लास्ट टाइप का नेक्रोसिस विच इज़ द मसल नेक्रोसिस। मसल नेक्रोसिस किस वजह से होता है, सो मसल नेक्रोसिस के कॉजेज क्या है, इंजरी, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया जिसको मायोसाइटिस बोलते हैं। मसल में इन्फ्लेमेशन होता है, मसल में आपको इन्फ्लेमेशन हो गया उसके लिए टर्म हमारी दी जाती है मायोसाइटिस हो गया, टाइफॉइड, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ये सब की वजह से हो सकता है। मसल नेक्रोसिस जो है वो एक नेक्रोटाइजिंग फॉर्म है ऑफ द सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की, जो अल्टीमेटली जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी होने लग जाती है इन ह्यूमंस इवन विद द अर्ली सर्जिकल इंटरवेंशन and antibiotic treatment. इन ह्यूमन्स इवन विद द सर्जिकल इंटरवेंशन एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। ऑल्सो माइक्रोस्कोपिकली इफ वी सी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मसल नेक्रोसिस, मसल में जो डेथ हो गई तो किस तरह से देखने को मिल रहा है आपको, मसल नेक्रोसिस कैसा देखने को मिल रहा है, जो नेक्रोसिस है द नेक्रोस्ड मसल जो है किस तरह की अपीयर होगी, इट अपीयर एज द मसल, वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया वो डेंस पिंक दिखने को मिलेगी, इओसिनोफिलिक और हाइलाइन मास्क देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्ट्रिएशंस देखने को, मसल्स के ऊपर स्ट्रिएशंस ना, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस होता है, तो स्ट्रिएशंस ऑफ द मसल्स देखने को मिलेगी, अंदर न्यूक्लियाई जो है वो चले जाएंगे। और ये कंडीशन जो है इज फॉर द ज़ेंकर्स डीजनरेशन
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडे। 3 टॉपिक्स, जैसे हमने सेल इंजरी देखा, वो हमने देखा सेल इंजरी, उसके बाद हमने देखा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस अलग अलग टाइप का होता है, केशियस नेक्रोसिस, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, मसल नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। सो ये सब नेक्रोसिस के हमने टाइप्स देखे। आफ्टर दिस फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, सो ये सब हमने नेक्रोसिस के टाइप्स सब देखे। इसके बाद हमारा आता है आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द गैंग्रीन। सो गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन एक नेक्रोसिस होता है टिश्यू का, वे सुपर एडेड इन्फेक्शन। टिश्यू का नेक्रोसिस हो गई, टिश्यू की डेथ हो गई, ऊपर से इन्फेक्शन और हो रहा है आपको, सुपर एडेड इन्फेक्शन वे सुपर एडेड इन्फेक्शन ऑफ द सुपरेटेड ऑर्गेनिज्म। जो सुपरेटेड ऑर्गेनिज्म से उनका सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रहा है, इट लीड टू द प्यूट्रीफेक्शन। सो दैट इज गैंग्रीन। 3 टाइप के नेक्रोसिस, द टाइप ऑफ द नेक्रोसिस जो है वो यूजुअली कोएगुलेट टाइप का होता है। गैंग्रीन आप अगर बात करो ना, गैंग्रीन हो रहा है कि सुपरेटेड प्यूट्रीफेक्शन हो रहा है बाय द सुपर एडेड ऑर्गेनिजम्स। सो ये सब जो नेक्रोसिस हो रहा है, इट इज़ बाय द जिसमें जो नेक्रोसिस हुआ है ना गैंग्रीन में, तो कौन सा टाइप का नेक्रोसिस देखने को मिलता है? यूजुअली द कोएगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस। जो कोएगुलेटिव टाइप का नेक्रोसिस होने लगता है, द टिश्यू जो है वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, वो गंदी स्मेल आती है उसके टिश्यू में, और प्रोसेस जो है द प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कोएगुलेटिव, अंडरगोज प्यूट्रीफेक्शन बाय द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कितने टाइप के गैंग्रीन होते हैं? 3 टाइप के गैंग्रीन होते हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। आई एम सेइंग यू गैंग्रीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको तीनों जो चीज़ें हैं, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड दिस द गैस गैंग्रीन, आपको टिप्स पर रटे होने चाहिए। एंड ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? सो ड्राई गैंग्रीन में इस्चीमिया हो जाता है डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स का। लिम्स के जो सबसे डिस्टल पार्ट्स होते हैं ना, एकदम एक्सट्रीमिटीज़, वहाँ आपके लिम्स में इस्चीमिया हो जाता है, वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच जाएगी ऑक्सीजन की। और सेकेंडरी टू द स्लो ऑक्लूजन ऑफ द इंटरनल वेसल्स, इसकी वजह से थ्रोम्बोक्साइटिस हो जाएगा, थ्रोम्बोक्साइटिस ऑब्लिटस। ऑल्सो उसको बर्गर्स डिजीज भी बोलते हैं, बर्जर्स डिजीज भी बोलते हैं, जिसके अंदर आर्टरीज जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, एंग्जाइटीज एंड द ल्यूमिन ऑफ द वेसल्स वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा, जिसको हम ऑब्लिटरेंस बोलते हैं ना, ऑब्लिटरेंस डिजीज, थ्रोम्बोएक्साइटिस ऑब्लिटरेंस, जिसको हम बर्जर्स डिजीज भी बोलते हैं, ये होगा इसके अंदर। ऑल्सो इट लीड टू द इन्फॉक्शन, इसकी वजह से अल्टीमेटली टिश्यू की डेथ हो जाएगी, इन्फॉक्शन हो जाएगा, गैंग्रीन ऑफ द फुट हो जाएगा। उसके अलावा ड्राई गैंग्रीन का एग्जांपल हमने देखा, एक तो थ्रोम्बोक्साइटिस हो गया, ऑब्लिटरिस, जिसको बर्जेस डिजीज बोलेंगे। उसके अलावा रेनॉल्ड्स डिजीज आएगी। रेनॉल्ड्स डिजीज में क्या होगा? ऑब्लिटरेशन होगा, ब्लॉक हो जाएगा वेन्स के अंदर, तो ऑब्लिटरेशन होगा। क्लॉट बोलने में आपको कहना, इट इज़ फॉलोड बाय द क्लॉटिंग कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा? ऑब्लिटरेशन ऑफ द वेन्स इन द अपर आर्म लीडिंग टू द इन्फॉक्शन गैंग्रीन ऑफ द फिंगर्स। ऑब्लिटरेशन हो जाएगा वेन्स में, अपर आर्म्स की, जो अपर आर्म की जो वेन्स है ना, वहाँ आपके बेसिकली ऑब्लिटरेशन हो जाएगा, अल्टीमेटली इन्फॉक्शन और गैंग्रीन हो जाएगा। तो ये रेनॉल्ड्स डिजीज होती है, ये भी ड्राई गैंग्रीन की वजह से होती है, बाय द ड्राई गैंग्रीन। एंड ड्राई गैंग्रीन का एग्जांपल है। एंड ऑल्सो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो एथेरो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होता है वो ऑफ द लार्जर आर्टरीज। उसके अलावा जो ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, ट्रॉमा इंजरी, या फिर इन्फॉक्शन हो गया डेंटल पल्प का, इट गॉट पॉइजनिंग, तो ये सब ड्राई गैंग्रीन के एग्जांपल्स है। और उसके अलावा मॉर्फोलॉजी देखें तो क्या होने लग जाता है ड्राई गैंग्रीन में? जो अफेक्टेड पार्ट है वो ड्राई हो जाता है, श्रंक हो जाता है, सूख जाता है, काला पड़ जाता है। एक आपको डिस्टिंक्ट लाइन, रेड लाइन देखने को मिलती है डिमार्केशन की, जंक्शन ऑफ द गैंग्रीनस। मतलब बेसिकली जो आपका एरिया अफेक्ट हुआ है, एक हेल्दी पार्ट और एक खराब पार्ट, उनके बीच का जो एरिया है, जिसको हम गैंग्रीनस बोलते हैं। गैंग्रीनस क्या हुआ बोलते हैं ना, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, एक उभरी हुई लाइन दोनों के बीच में, बोलते हैं ना एक दिन और रात के बीच का एरिया। तो वो चीज़ गैंग्रीनस, जो डेड एंड लिविंग एरिया, जो हेल्दी एरिया है, उसके बीच एक डिस्टिंक्ट रेड लाइन देखने को मिलती है, लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को मिलती है। ऑल्सो जो इन्फ्लेमेशन है, ऑल्सो तो आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। सो इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्यूलर टिश्यू जो होता है वो देखने को मिलेगा, इज सीन एट द लाइन ऑफ डिमार्केशन। जो गैंग्रीन एरिया जो है वो स्लोली अंडर को ममीफिकेशन, जो गैंग्रीन मैंने आपको बोला ना, जो एरिया जो दोनों के बीच का बाइफर्केटिव एरिया है, तो वहाँ पे ममीफिकेशन देखने को मिलेगा, ममीफाइड हो जाएगा इन अंडर को स्पॉन्टेनियस एम्फिटेशन। ब्लैक कलर जो होता है किस वजह से होता है? ड्यू टू द आयरन सल्फाइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर आयरन की वजह से जो ब्लैक
कलर होने लग जाता है। वहाँ पे प्रेजेंट इन द हीम विच इज़ प्रेजेंट इन द हीम जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। H2S गैस जो बहुत लाइक ना H2S गैस द रॉटन एग स्मेल गैस जो होती है, आपने देखा भी होगा हाइड्रोजन सल्फाइड रॉटन एग स्मेल गैस, सो इट इज़ प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया और ये बहुत गंदी स्मेल देती है। हम तो बोला गैंग्रीन में गंदी स्मेल क्यों आ रही है, तो दैट इज़ गंदी स्मेल इफ द फाउल स्मेल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द H2S गैस प्रोडक्शन एंड H2S गैस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया, सो दैट्स द रीज़न। हाँ, इसको अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें, सो माइक्रोस्कोपिकली देर इज अ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, प्रेजेंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन। प्रोग्नोसिस देखें तो पेशेंट जो है इट में सफ़र फ्रॉम द सेप्टिसीमिया, सो दिस इज ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन के पास हम देखते हैं वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन क्या होता है, सो वेट गैंग्रीन किस वजह से होता है, इज मेनली ड्यू टू द वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, मेनली वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। हमने ड्राई गैंग्रीन देखा तो ड्राई गैंग्रीन क्या था कि वहाँ पे आपको इस्टीमिया और सब डिस्टल पार्ट्स है ना, वहाँ पे आपको ब्लॉकेज आया था और इट वॉज रिलेटेड मेनली इट वॉज रिलेटेड टू द आर्टेरियल कॉजेज, इंटरनल वेसल स्लो कोलूजन। वेट गैंग्रीन इज मेनली किसके वजह से रिलेटेड है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। जो वीन्स है, वीनस में आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, आर्टेरिया की वजह से कम होगा, आर्टेरियल ऑक्लूजन कम होगा, इसके अंदर वीनस की वजह से देखने को मिलेगा। डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ अल्सर जो आपके फुट के अंदर हो जाते हैं ना, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर डायबिटिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं आपको, जो पैरों में उनकी फुट की में आपको डायबिटिक अल्सर देखने को मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्लाज्मा शुगर लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से उनको फुट में अल्सर डायबिटिक अल्सर देखने को मिल जाती है। वेट गैंग्रीन का एग्जांपल है। बेड सोर्स फॉर एग्जांपल बेड रिटर्न पेशेंट, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इंट्रोसब्सेशन, वॉल्वुलस, तो ये सब हमारे वेट गैंग्रीन के एग्जांपल, इसमें वेन्स का ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है। ऑल्सो ऑर्गन्स क्या क्या अफेक्ट होते हैं, इसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होते हैं। सो ऑर्गन्स अफेक्टेड आर एक्सट्रीमिटीज, जो कोने को ना डिस्टल पार्ट्स हम बोल रहे हैं, एक्सट्रीमिटीज हो गए, डिस्टल लिम्स, इंटेस्टाइन्स, अपेंडिक्स, लंग्स एंड द प्रेशर पॉइंट्स। मॉर्फोलॉजिकली वी सी, सो देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑफ द डिमार्केशन। उसमें तो हमने देखा ना दोनों के बीच में क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन, रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन थी वेट ड्राई गैंग्रीन में। वेट गैंग्रीन में कोई क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती है बिटवीन द गैंग्रीन एंड द हेल्दी एरिया। तो गैंग्रीन एरिया जो है वो इडियमेटस होता है, स्वॉलन होता है, सॉफ्ट, डार्क ब्लैक एंड पुट्रीफाइड। द टिश्यू जो अंडरगोज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस व्हेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सुपर एडेड। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस किससे मॉडिफाइड होता है, इट इज मॉडिफाइड बाय द लिक्विफेक्टिव एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया गिविंग द अफेक्टेड पार्ट सॉफ्ट, वो सॉफ्ट पार्ट हो जाता है, स्वेलन मॉइस्ट अपीयरेंस का हो जाता है, इसको हम वेट गैंग्रीन भी बोलते हैं। इसको मेनली कब देखने को मिलता है, मॉइस्ट टिश्यूज, फॉर एग्जांपल वेट गैंग्रीन कहाँ मिलेगा, जो कोई मॉइस्ट टिश्यू है ना जब लिक्विडिटी है, फॉर एग्जांपल लंग्स, माउथ, बोवेल, सर्विक्स, वल्वा एक्सेट्रा, वहाँ देखने को मिलेगा आपको। जो डायबिटिक फूड है, डायबिटिक फूड जो होता है ना आपका, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, जो आपने डायबिटिक फूड हमने देखा था वहाँ पे कि वहाँ पे वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डायबिटिक अल्सर्स हो जाते हैं। तो डायबिटिक फूड जो होता है इज ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन द नेक्रोस टिश्यूज विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिकली वी सी तो लार्ज एरिया ऑफ द हेमरेज मिक्सड विद द कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, देयर इज अल्सरेशन होने लग जाता है, अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसा एंड इन इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेशन। ल्यूमेन और जो बोवेल जो होता है उसके अंदर म्यूकस और ब्लड भर जाता है। प्रोग्नोसिस देखें तो प्रोग्नोसिस में क्या होता है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है एंड प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया। इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरिया का जो प्रेजेंस है उसकी वजह से सेप्टिसीमिया हो जाएगा। ऑल्सो इट लीड टू द प्रोग्नोसिस पुअर। सो दैट इज़ वेट गैंग्रीन विद वेट गैंग्रीन काइंड ऑफ, आपको इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा आपको, वेट गैंग्रीन और मेनली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एंड दैट्स देयर इज अनदर लास्ट गैंग्रीन हम जो हमको पढ़ना है आज, दैट इज़ अ गैस गैंग्रीन। हमने देखा ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड वी कम टू द एंड टुवर्ड्स एंड, दैट इज़ द गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किस वजह से होता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द गैस फॉर्मिंग एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक और गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसकी वजह से होता है। जो अगर वो कॉन्टैक्ट में आए व्हेन इट कम्स विद द कंटामिनेटेड वुंड इट कॉजेज द गैस गैंग्रीन। अब जैसे बोलते हैं ना किसी को बारिश वगैरह में घाव हो गया और वहाँ पे अगर उसने ध्यान नहीं दिया, वो वुंड खुला छोड़ दिया, हमने खुला छोड़ दिया अगर उस वुंड को, तो कोई इन्फेक्टेड वुंड है हमने उसको खुला छोड़ दिया तो उस पर और बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया अफेक्ट कर जाएगा, बैक्टीरिया उसको अफेक्ट कर जाएगा, एनोरोबिक गैस बैक्टीरिया हो जाता है, एनोरोबिक कंडीशन चाहिए उसको, वहाँ पे गैस बनाएगा वो वहाँ पे एंड इट कॉजेज द गैस गैंग्रीन उस वुंड के ऊपर। जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो होता है वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, एरोबिक बेसिलिया जो होता है, रिजल्टिंग इन द गैस गैंग्रीन। साइट्स जो होते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो ट्रॉमेटिक वुंड्स, एक्सीडेंट, कोलोन एंड रेक्टम,
मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर, मॉर्फोलॉजिकली टॉक्सिन जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द एनारोबिक बैक्टीरिया, इट कॉजेज द नेक्रोसिस एडेमा ऑफ द सेल्स, जो टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिस्टमिकली एंड इन द सर्कुलेशन, इट कॉजेज द सेप्टिसीमिया, जो पार्ट अफेक्टेड हुआ है वो स्वॉलो होने लग जाएगा। सपोज कोई पार्ट अफेक्टेड, जो पार्ट अफेक्ट हो गया गैंग्रीन से, वो स्वॉलो हो जाएगा, एकदम स्वॉलन, फूला फूला एडेमेटस स्वेलन हो जाएगा, वहाँ पे डार्क ब्राउन क्रीपेंट स्ट्रक्चर, वूंड अपीयर हो जाएगा और वहाँ पे फोल स्मेल लगे, मैंने कहा ना खराब स्मेल आएगी, किस वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ पे H2S गैस प्रोड्यूस कर रहा है। माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो माइक्रोस्कोपिकली जो अफेक्टेड पार्ट है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस शो करता है, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। पेरीफेरी पे आपको इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन, बैक्टीरिया जो होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द ग्राम स्टेनिंग। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है जो अफेक्ट कर रहे हैं वुंड को और सर्जिकल वुंड को, वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलने की, कुछ टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टिश्यू की डेथ कॉज कर सकते हैं। गैस गैंग्रीन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या गैस गैंग्रीन जो है वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकता है। गैस गैंग्रीन, सो गैस गैंग्रीन बिकॉज आपने अगर कोई वूंड, इसलिए हम कहते हैं ना कोई वूंड वगैरह आपका हुआ उसको कवर, आपको तुरंत आपको एंटीसेप्टिक कंडीशन, उससे सेप्टिक कंडीशंस उसको क्लीन किएगा एंड उसको लाइक डोंट लेट इट कम इन close contact with this bacteria, otherwise it lead to the gangrene formation or death. सो गैस गैंग्रीन जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रोग्नोसिस इज डन रेडियोग्राफिकली, रेडियोलॉजिकली, सीटी स्कैन हो सकता है, टोमोग्राफी हो सकती है ना, MRI, सो दैट इज गैंग्रीन। सो दिस इज टॉपिक क्लियर जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा, दैट इज द सेल इंजरी। सेल इंजरी हुई किस तरह के सेल इंजरी रिवर्सिबल हो सकती है, इरिवर्सिबल हो सकती है। नेक्रोसिस देखा, अलग अलग टाइप के नेक्रोसिस हुआ है। उसके बाद हमने देखा गैंग्रीन देखा हमें। सो दिस इज दीज टॉपिक्स, आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक्स। अगर आपको इस टॉपिक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई आंसर यू और आई रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। मैं उसको कमेंट्स को आंसर करूँगी, आपका जो भी क्वेरी हो, आपका डाउट हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और वह ऑन माई इंस्टाग्राम ID लिंक इज provided in the description, also in the about section of my YouTube. So bye bye guys, keep learning, keep studying.